here in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम सेकेंड ईयर क्लास के 3 चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। और ये चैप्टर कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है, जिसमें चैप्टर 3 में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A आता है, चैप्टर 4 में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एंड 6A और चैप्टर नंबर 5 में हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इस चैप्टर में कोई इतनी डिटेल्ड और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको कवर करने की ज़रूरत है। वैसे तो बुक में ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंदी लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बट यू सेट के हवाले से उनमें से कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A to group 8A are p block elements because their outermost electrons enters in p orbital। जो p ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक के सारे एलिमेंट्स को p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और जिनमें नोबल गैसेस भी आ जाती हैं। और इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंटर होता है। ठीक, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद ग्रुप ट्रेंड्स हैं। ग्रुप ट्रेंड्स आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड्स में आप लोगों को याद होगा कि पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ग्रुप्स होते हैं और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो पीरियड होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप्स की बात हो रही है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स यानी टॉप टू बॉटम, तो उस सिचुएशन में ग्रुप ट्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक, तो उनमें सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। ठीक, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों के पास आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होती है। अच्छा, अब आयोनिक रेडियाई क्या होती है? किसी आयन की रेडियाई, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसके आयन की रेडियाई, यानी वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी। और ये हम सबको पता है कि अगर आयन नेगेटिव है तो उसका साइज उसके पेरेंट एटम से यानी न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आयन है तो उसका साइज अपने पेरेंट एटम से या फिर वो जो एटम है उससे कम होगा। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में आयोनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो टॉप पर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है उसका साइज़ छोटा था, लेकिन जो नीचे एलिमेंट मौजूद है उसका साइज़ पहले वाले के कंपेयर में बहुत बड़ा था। फिर चाहे वो आयन भी बन जाए, पॉजिटिव भी बन जाए, तब भी उसका साइज़ ऊपर वाले से बड़ा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी एलिमेंट की वो सलाहियत जिससे वो किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का फासला बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज जितनी स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियर चार्ज जितना वीक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी वीक होगी। ठीक, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर हो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये मैंने लिखा है प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। इसमें आपने प्रैक्टिस कैसे करनी, इसमें आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स देखने। अच्छा, आपने सारे एलिमेंट याद नहीं कर लेने, आपने ऊपर के 3-4 एलिमेंट्स जो हैं वो देखने, और आपने ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में ऊपर आ रहा है और कौन सा नीचे आ रहा है। सम टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या कोई भी एक ग्रुप उठा लेंगे, लेट सपोज हैलोजन ग्रुप उठा लिया, तो हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं
वो 4 एलिमेंट्स आपको ऑप्शन में दे देंगे और आपको कह देंगे कि इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है। तो वो अगर आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप के टॉप पर है, कौन सा सेकंड पर है, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ पर, तो आप इजीली कर लेंगे कि जो सबसे नीचे होगा ग्रुप में उसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह से आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम वो आपने याद करने हैं, लेकिन सारे याद नहीं करने। आप शुरू से 3, 4 या 5 एलिमेंट्स जो हैं वो याद कर लें, इनफ होंगे आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है और कुछ बुक्स में नहीं होती, बट आपने इसको स्टिल कवर कर लेना है बीइंग अ सेफ साइड। ठीक, तो सबसे पहला है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये किसी एटम की सलाहियत होती है अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देने की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यानी कोई एटम है तो उसकी जो एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे, तो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक, दिस टेंडेंसी डिसाइड द मेटालिक कैरेक्टर। और ये जो टेंडेंसी है अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देने की, ये जो सलाहियत है, ये क्या डिसाइड करती है, मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड करती है। ठीक, नंबर 3 है ग्रेटर द टेंडेंसी टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर। यानी किसी भी एटम या एलिमेंट की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देने की, वो उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखता होगा। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट रीजन मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा सिर्फ एक ही टॉपिक है जो आपने कवर करना है, वो है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और इनके फार्मूलाज। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने नीचे लिखी हैं आपने ये कवर कर लेना है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड फार्मूलाज। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स के भी ऐड किए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो में हमने वो ऐड नहीं किए थे, वो इसलिए नहीं किए थे कि आपको सारे जो फार्मूलाज हैं कंपाउंड्स के वो एक साथ मिल जाएं ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में ऐड नहीं किए थे, बट वो आपने इस वीडियो में करने हैं। ठीक, सबसे पहले है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड के केमिकल नेम्स नहीं लिखे और कुछ के कॉमन नेम्स नहीं लिखे, तो वो आपने खुद से एक दफ़ा चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपने कॉमन नेम और आपने केमिकल नेम दोनों याद करने हैं विद फार्मूला। और आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है कि आपको किसी भी कंपाउंड का नेम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका फार्मूला बताएं। अब वो आपको केमिकल नेम भी दिया जा सकता है और कॉमन नेम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कास्टिक सोडा, जिस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, फार्मूला है NaOH। ठीक, और ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है सोप मेकिंग में, पेपर प्रोडक्शन में और एज अ क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा, और ये क्वेश्चन यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताएं। ठीक, तो वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम भी आप लोगों ने खुद देख लेना है, ये है Na2CO3.10H2O। ये फार्मूला आपने एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं बट उनमें वाटर की कंसनट्रेशन कम ज़्यादा होती है, तो आपने स्टिल इस चीज़ को ऐसे ही कवर करना है, Na2CO3.10H2O। और वॉशिंग सोडा यूज़ होता है कहाँ, डिटर्जेंट्स में और वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है। नंबर 3 है हमारे पास सोडा ऐश। ठीक, सोडा ऐश का फार्मूला है Na2CO3। आपने स्टिल ये फार्मूला एज इट इज़ याद रखने हैं। ये कोई 20 फार्मूलाज होंगे बमुश्किल 19 या 20, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपने इन सब को याद कर लेना है। सोडा ऐश कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। ये यूज़ होता है एज अ बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी है, तो आपने याद रखना है, आपसे ये फार्मूला पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला बताएं। ठीक, और ये यूज़ होता है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड मेडिसिन एज एन एंटासिड। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट का फार्मूला है MgCO3 और ये यूज़ होता है
इन अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स एंड एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेनालाइट। कैरेनालाइट का फार्मूला है KMgCl3.6H2O और ये यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये जस्ट एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट का फार्मूला है MgSO4.7H2O। इसका केमिकल नेम आपने देख लेना है, खुद से याद कर लेना है और ये यूज़ होता है एज अ लैक्सेटिव एंड इन बाथ साल्ट्स। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये यूज़ होता है इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड प्लास्टर्स। ये वाटर की प्यूरिफिकेशन और प्लास्टर्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और ये यूज़ होता है इन अ ग्लास एंड सोप मेकिंग। अब ये हमारे पास कुछ हैं जो P ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं। अब तक हमने जितने भी कंपाउंड डिस्कस किए वो S ब्लॉक के थे। ठीक। अब ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपने कवर करने हैं। सबसे पहला है हमारे पास बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3 और ये यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड इन ग्लास मेकिंग। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O और ये यूज़ होता है इन ग्लास एंड सिरेमिक्स एंड एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये यूज़ होता है एज एन एब्रेसिव एंड द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारे पास अलम। अलम का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है और कॉमनली मेरे ख्याल में इसको फिटकड़ी कहते हैं, तो आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है KAlSO4 2.12H2O। ये फार्मूला आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए क्योंकि ये कुछ फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बेकिंग सोडा का है, वॉशिंग सोडा का है, अलम का फार्मूला है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये फार्मूला आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक। ये यूज़ होता है इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है CaC2। ये यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलिन गैस। ये एसिटाइलिन गैस की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है NH4NO3। ये यूज़ होता है इन फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फार्मूला है P4O10। ये यूज़ होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 8 है हमारे पास सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट का फार्मूला है Na3PO4। ये यूज़ होता है इन डिटर्जेंट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट। नंबर 9 है सोडियम हाइपोक्लोराइट। फार्मूला है NaClO। ये यूज़ होता है एज ब्लीच एंड डिसइंफेक्टेंट। ये एज अ ब्लीच और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10 सोडियम फ्लोराइड। फार्मूला है NaF और ये यूज़ होता है इन डेंटल केयर एंड टू प्रिवेंट कैविटीज़। ठीक। नंबर 11 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो कि यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है, फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जो हमारे पास है CaOCl2। ये यूज़ होता है इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ठीक। तो आपने ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लाजमी करना है। 3 से 4 फार्मूले मैं आपको यहाँ एंड पे बता रही हूँ, वो तो आपने एनी हाउ याद करना है। इप्सम का फार्मूला आपने याद करना है, बेकिंग सोडा का याद करना है, वॉशिंग सोडा का याद करना है, सोडा ऐश का फार्मूला याद करना है और ब्लीचिंग पाउडर। ये 4-5 गिने चुने फार्मूलाज हैं, ये तो आपने लाजमी याद करना है, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक। और ये नीचे मैंने डायमंड के बारे में कुछ लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ गए थे जो कि यूसेट के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और ये हमारे आगे आने वाले किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करते, तो मैंने सोचा कि मैं इनको इसी चैप्टर में आपको बता दूं। जस्ट ये 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट ईयर्स के पास पेपर में यूसेट में पूछे जा चुके हैं। डायमंड के बारे में सबसे पहले पूछा गया था कि डायमंड का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायमंड के हवाले से पूछा गया था वो था कि डायमंड में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो डायमंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे जो पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को इतने लेंदी और 3 चैप्टर्स जो हैं जस्ट एक 15-16 मिनट की वीडियो में समराइज़ करके दिए हैं और टू द पॉइंट आप लोगों को वही चीज़ें दी हैं जो कि यूसेट के पेपर्स में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में जो लंबी लंबी थ्योरीज़ हैं, अकरेंस है या कितनी भी चीज़ें हैं या प्रोसीजर हैं, और वो आपको याद नहीं करने। इस चैप्टर में काफ़ी लंबे लंबे प्रोसीजर्स भी हैं क्लोरीन की फॉर्मेशन के और एक्सट्रैक्शन वगैरह की, तो आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे एमसीक्यूज़ में। जस्ट यही कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेट करते थे और पूछे जा सकते थे, जो मैंने आपको समराइज़ करके दे दिए। और इंशाल्लाह आगे हमारी केमिस्ट्री अब इतनी ज़्यादा नहीं बची। एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा हमारी कंप्लीट की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लेंदी तो है, बट यूसेट में इतनी लेंदी और इतनी डीप चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 1 या 2 वीडियो के अंदर अंदर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर दूँ और सिर्फ वही चीज़ें जो आप लोगों से यूसेट में पूछी जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 2 वीडियोस इनफ होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बाकी आपकी बुक में पीछे ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शंस भी हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं, लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और कुछ जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, प्रिपरेशन मेथड्स हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपसे यूसेट में नहीं पूछी जाएंगी। तो इंशाल्लाह हमारी रिमेनिंग केमिस्ट्री जस्ट 3 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।